हेलो एंड वेलकम टू टुडेज़ क्लास। आज के क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ प्रॉब्लम्स ऑन एरोमेटिसिटी। ओके, हमने पिछले वीडियो में एरोमेटिसिटी के सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे। एरोमेटिसिटी, व्हाट इज़ एरोमेटिसिटी, एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, एंटी एरोमेटिक क्या होते हैं, नॉन एरोमेटिक क्या होते हैं, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ओके, तो इस क्लास में हम उनके ऊपर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। ओके, सो फर्स्ट प्रॉब्लम है, सो ये पहला क्वेश्चन है, विच हैज़ द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट फ्रॉम ऑल दीज फोर स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में बोला है कि डाइपोल मोमेंट किसका ज़्यादा है। तो पहले हमको पता होना चाहिए कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है ना। डाइपोल मोमेंट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज एंड द डिस्टेंस, राइट। इसका मतलब है कि मुझे सबसे पहले ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनमें चार्ज लेके आना होगा। ठीक है, चार्ज कैसे आएगा? इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन से आएगा, राइट। तो इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन से जो चार्ज आएगा, मुझे ये देखना होगा कि उस चार्ज की स्टेबिलिटी कितनी है। जितना ज़्यादा देर तक वो चार्ज उस पर्टिकुलर पोजीशन पे स्टेबल रहेगा, उतना ही डाइपोल मोमेंट ज़्यादा देखने को मिलेगा, राइट। तो हम एक एक करके इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के देखते हैं। अगर मैं फर्स्ट देख लूँ तो फर्स्ट में ये स्ट्रक्चर है मेरे पास। ओके, तो अब यहाँ पे आप देखो, अगर मैं इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन इस डायरेक्शन में करता हूँ तो मुझे जो अरेंजमेंट मिलेगा वो क्या मिलेगा? यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। अब अगर मैं इसमें नंबर ऑफ़ पाई इलेक्ट्रॉन्स देखूँ तो इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए और इसमें भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, राइट। अगर मैं इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करता हूँ, इस डायरेक्शन में, ओके, तो मुझे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा, राइट। अब अगर मैं यहाँ पे इनके पाई इलेक्ट्रॉन्स देखूँ तो यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ओके, नाउ अगर हम इनके स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करें तो इसमें मेरे पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट मेरा कैसा है? एरोमेटिक है, ओके। और ये जो पार्ट है ये कैसा है? एंटी एरोमेटिक है, ओके। यहाँ पे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों ही एंटी एरोमेटिक हैं, राइट। जबकि अगर हम यहाँ देखें, दिस इज़ एरोमेटिक और ये एंटी एरोमेटिक, सॉरी दिस इज़ ऑल्सो एरोमेटिक, ओके। 2 पाई एंड 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, राइट। इसका मतलब है कि इन स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी होगी, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड्स आर मैक्सिमम स्टेबल, है ना। तो अगर इन स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी होगी, इसका मतलब है कि चार्ज इसमें स्टेबल रहेगा, ओके। चार्ज की स्टेबिलिटी रहेगी, राइट। नाउ सेकेंड स्ट्रक्चर देख लो। अगर हम सेकेंड स्ट्रक्चर की बात करें तो सेकेंड स्ट्रक्चर में जो डीलोकलाइजेशन होगा चार्ज का, इलेक्ट्रॉन का जो डीलोकलाइजेशन होगा, उसकी वजह से मुझे जो अरेंजमेंट मिलेंगे वो क्या मिलेंगे? अगर मैं इस साइड ले लूँ, ठीक है, तो मुझे कुछ इस तरह का अरेंजमेंट मिल जाएगा। दिस इज़ माइनस, दिस इज़ प्लस, राइट। तो
ये जो है इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और इसमें कितने हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो ये पार्ट कैसा हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक, और ये एरोमेटिक, ठीक है। और यहाँ पे ये दोनों एरोमेटिक, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक ज़्यादा स्टेबल फॉर्म एक कम स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो चार्ज की स्टेबिलिटी नहीं रहेगी और चार्ज वापस अपनी पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा। ओके, अगर हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर देख लें, थर्ड वन, तो थर्ड में हमको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, राइट। अब यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, ऐसे, और यहाँ पे CH2 है और एक नेगेटिव चार्ज, राइट। और अगर मैं इसको अदर वे करता हूँ, CH2 पॉजिटिव नेगेटिव, ओके, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 पाई। इसमें कितने हैं, 4 पाई। इसमें कितने हैं, 2 पाई, है ना। तो दैट मीन्स 2 पाई से 4 पाई में कन्वर्ट हो रहा है, 2 पाई से 2 पाई में हो रहा है, लेकिन कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। कार्बन पे नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी नहीं होती है ना, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब है कि इसमें चार्ज स्टेबल नहीं रहेगा, चार्ज वापस अपनी पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा, ओके। और अगर मैं फोर्थ स्ट्रक्चर की बात करूं, तो फोर्थ स्ट्रक्चर में मेरे पास कुछ इस तरह का अरेंजमेंट दिया हुआ है ना। चार्ज का जब डीलोकलाइजेशन होगा तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि चार्ज यहाँ पे आएगा। तो जब चार्ज यहाँ पे आएगा तो मुझे जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो कुछ ये मिल जाएगा, ओके। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी है कि चार्ज इस डायरेक्शन में मूव करे, तो उस केस में जो पॉसिबल स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा, ओके। अब अगर हम इसमें नंबर ऑफ़ पाई इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं तो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 पाई। इसमें कितने हैं, 4 पाई। इसमें कितने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। तो ये कैसा है, एंटी एरोमेटिक। ये कैसा है, एरोमेटिक, ओके। और ये कैसा है, एंटी एरोमेटिक, ओके। तो क्या हो रहा है कि एक एरोमेटिक फॉर्म, एंटी एरोमेटिक फॉर्म एरोमेटिक में कन्वर्ट हो रहा है, ओके। तो अब आपको ये पूछा जाए कि बताओ चार्ज की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किस में होगी, बोलो। एक हमने ये फॉर्म देखा था, इसमें अगर हम ये देखें तो ये एंटी एरोमेटिक से एरोमेटिक में कन्वर्ट हो रहा था, ठीक है। एक पार्ट एरोमेटिक था, दूसरा एंटी एरोमेटिक था, और इसमें दोनों ही पार्ट जो हैं एरोमेटिक हैं, राइट। और एक पार्ट ये हो गया जिसमें एंटी एरोमेटिक से एरोमेटिक में कन्वर्ट हो रहा है, राइट। तो हमने ये देखना है कि चार्ज का डीलोकलाइजेशन किस में ज़्यादा हो रहा है, जिसमें चार्ज का डिस्पर्सल ज़्यादा हो रहा है उसमें चार्ज की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, राइट। तो इसका मतलब है कि हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अगर हम फर्स्ट में देखें तो फर्स्ट में कंप्लीट एरोमेटिक कैरेक्टर मिल रहा है, दोनों पार्ट में एरोमेटिक कैरेक्टर मिल रहा है, राइट। सो फर्स्ट विल हैव दी मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट, ओके। नाउ विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज द क्वेश्चन, हमको बोला द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोकार्बन अमंग द फॉलोइंग इज, ओके। सबसे ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है, राइट। तो एक एक करके हम ऑप्शंस चेक कर लेते हैं।
तो जो फर्स्ट ऑप्शन है ए, ये स्ट्रक्चर है मेरे पास। ओके, अगर मैं इसमें से H+ निकाल देता हूँ, ओके, तो मुझे क्या मिल जाएगा? ये H+ निकल गया इस डायरेक्शन में, बॉन्ड ब्रेक हो गया, राइट। तो मुझे क्या मिलेगा? माइनस। ओके, बी पार्ट देखो, मेरे पास ये अरेंजमेंट है, मैंने इसमें से H+ निकाल दिया, राइट। अगर H+ निकल गया तो बॉन्ड इस डायरेक्शन में ब्रेक हुआ, राइट। तो मुझे क्या मिल जाएगा? ओके, सी पार्ट देखो, सी पार्ट में मेरे पास ऐसा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ओके, -H+। तो अगर H+ निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन इस डायरेक्शन में होगा, राइट। तो मुझे क्या मिलेगा? this one, right. And finally the D part, ऐसा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, और मैंने ये H+ बाहर निकाल दिया, राइट, इस तरह से। तो मुझे जो स्ट्रक्चर मिलेगा आफ्टर रिमूविंग H+ आयन, वो कुछ ऐसा मिल जाएगा। इस तरह का, ओके। अब मुझे ये देखना है कि किसमें H+ सबसे ईज़िली निकलेगा, ओके। जिसमें से H+ ईज़िली निकल जाएगा वो मैक्सिमम एसिडिक होगा, राइट। तो पहले हम देख लेते हैं कि हमारा जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है वो क्या है, और H+ निकलने के बाद जो बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी कैसी है, राइट। तो इसमें मेरे पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट, और इसमें मेरे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। ये कैसा है? ये एरोमेटिक हो गया, और ये कैसा है? ये एंटी हो गया, ओके। इसमें मेरे पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसमें मेरे पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये कैसा हो गया? एंटी एरोमेटिक हो गया, ओके। और ये कैसा है? ये एरोमेटिक है, ओके। यहाँ पे देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। अच्छा, एक चीज़ और समझो, देखो यहाँ पे ये जो है, ये कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ओके। तो अगर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है ना, तो ये कैसा हो जाएगा? क्योंकि ये sp3 है, तो जहाँ पे भी sp3 आ गया दैट मीन्स वो क्या हो गया? नॉन एरोमेटिक, ओके। ये एंटी एरोमेटिक नहीं होगा, ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। और ये भी नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, ओके, क्योंकि ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो गया, राइट। ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 6 पाई। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है तो नॉन एरोमेटिक, ओके। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो रहे हैं? 8 पाई। दैट मीन्स कैसा हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक, ओके, राइट। यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, ओके। अब यहाँ पे आ जाओ, इसमें टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ओके। ये कार्बन और ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, तो ये भी नॉन एरोमेटिक हो गया, राइट। और अगर मैं ये वाला स्ट्रक्चर देखूं
तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें इस तरह से, सॉरी, ओके, ये कार्बन कैसा हो गया, sp2 हो गया, ओके। लेकिन ये जो कार्बन है, ये कार्बन अभी भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो अगर ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो ये नॉन एरोमेटिक, ओके, इवन दो इट हैज़ 8 pi इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो अब आप देखो यहाँ पे नॉन एरोमेटिक एरोमेटिक में कन्वर्ट हो रहा है, ओके। नॉन एरोमेटिक एंटी में हो रहा है, नॉन एंटी में हो रहा है, और नॉन एरोमेटिक रह रहा है। दैट मीन्स इस स्ट्रक्चर में आफ्टर लूजिंग H+ आयन जो मुझे मिल रहा है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इसका मतलब है कि ये H+ आयन ईजिली लूज कर देगा, राइट। सो दिस मीन्स दिस इज मैक्सिमम एसिडिक, ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। सो क्वेश्चन है फाइंड द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉल्वोलिसिस, ओके। तो मतलब क्या हुआ कि कौन ईजिली सॉल्वेंट में डालने के बाद आयोनाइज हो जाएगा, ठीक है, किसमें से ईजिली Br- आयन बाहर निकल जाएगा, ओके। तो हम एक एक करके Br- निकाल के चेक करते हैं। अगर मैं इसमें से Br- बाहर निकालता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, ओके। अगर इसमें से Br- बाहर निकाल दें इसमें से अगर Br- बाहर निकाल दें तो इधर प्लस आ जाएगा, ओके। अब हमको ये देखना है कि Br- बाहर निकलने के बाद किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, ओके। जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो ईजिली Br- लूज़ कर देगा, राइट। तो अब यहाँ पे देखो, इसमें 4 pi इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये स्ट्रक्चर कैसा है, चेक करो। ये कार्बन कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है ना। तो अगर sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन आ गया तो ये नॉन एरोमेटिक हो गया, ओके। और ये कैसा है, 4 pi इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, राइट। सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, तो ये कैसा हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, ओके। यहाँ पे चेक करो, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, राइट। तो अगर ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, 6 pi इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, ओके। और यहाँ पे सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, है ना। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स 8 पाई, ओके। सो नॉन एरोमेटिक किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉरी Br+ आएगा ना, ये बाहर निकल रहा है, सो यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, ओके। सो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं। तो अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं, इसका मतलब है नॉन एरोमेटिक एरोमेटिक में कन्वर्ट हो रहा है, ओके। और यहाँ पे अगर आप देखो तो इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, एरोमेटिक है, ओके। एरोमेटिक किस में कन्वर्ट हो रहा है, एरोमेटिक में ही कन्वर्ट हो रहा है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो अब देखो सबसे पहले कौन Br- लूज़ करेगा, सबसे पहले ये लूज़ करेगा, क्योंकि ये Br- लूज़ करने के बाद ज़्यादा स्टेबल हो पा रहा है ना। तो सबसे ईजिली सॉल्वोलिसिस किस में होगा, सी में होगा, सॉरी बी बना है ना, बी में होगा, ओके। फिर उसके बाद सी में होगा, फिर उसके बाद ए में होगा। सो दिस इज़ द ऑर्डर, ओके। देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
सो क्वेश्चन है विच ऑफ द कंपाउंड विल गिव येलो प्रेसिपिटेट ऑन ट्रीटमेंट विद AgNO3। ओके, तो येलो प्रेसिपिटेट किसका बनेगा? AgBr का बनेगा। दैट मीन्स Br माइनस बाहर निकलेगा, राइट। तो हमको ये देखना है कि कौन ईजिली Br माइनस लूज करेगा। ओके, तो पहला वाला देख लो, माइनस Br माइनस जब बाहर निकलेगा तो मुझे ये स्ट्रक्चर मिलेगा। इसमें से जब Br माइनस बाहर निकलेगा तो ये स्ट्रक्चर मिलेगा, और इसमें से जब Br माइनस बाहर निकलेगा तो ये स्ट्रक्चर मिलेगा। ओके, अब चेक करो किस में ईजिली बाहर निकल जाएगा। तो अगर हम ये वाला स्ट्रक्चर देखें तो अगेन ये जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है ना, और इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, राइट। तो अगर sp3 आ गया इसका मतलब है ये कैसा हो गया? नॉन एरोमेटिक हो गया। कन्वर्ट होने के बाद आप देखो सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गए, है ना, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ऑल कार्बन्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो अब ये कैसा बन गया? एरोमेटिक, राइट। यहाँ पे देखो सारे कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं। ओके, तो ये कैसा हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक। ओके, अब यहाँ पे ये कार्बन sp3 है, ये कार्बन sp3 है, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये नॉन एरोमेटिक। ओके, अब यहाँ चेक करो, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, लेकिन ये जो कार्बन है ये पोजीशन sp3 है। ओके, तो इसका मतलब है ये भी नॉन एरोमेटिक हो गया। ओके, और ये इसमें कन्वर्ट हुआ, ये कार्बन अभी भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, तो ये फिर से नॉन एरोमेटिक, राइट। तो किस में ईजिली Br माइनस बाहर निकल जाएगा? इस केस में, राइट, और AgBr के साथ कंबाइन होके वाइट येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा, राइट। सो आवर करेक्ट आंसर इज A. Okay, now we'll see the next question. So this is the question. Which of the following chloride when treated with alcoholic AgNO3 solution form white precipitate? Okay, तो देख लो, जो फर्स्ट है, फर्स्ट स्ट्रक्चर में जब हम Cl माइनस बाहर निकाल देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? देखो Cl माइनस अगर हम बाहर निकालते हैं तो हमको ये मिलेगा, राइट। सेकेंड स्ट्रक्चर देखो, जब हम Cl माइनस बाहर निकालेंगे सेकेंड स्ट्रक्चर हमारा ऐसा है, Cl माइनस हमने बाहर निकाल दिया तो हमको क्या मिल जाएगा? इस तरह का अरेंजमेंट मिल जाएगा। ओके, सी पार्ट इसमें माइनस Cl माइनस माइनस Cl माइनस, सो सी पार्ट हमको ऐसा दिया हुआ है, इधर फिनाइल ग्रुप लगे हुए हैं 2, ये Cl हैं, राइट। तो अगर हमने Cl माइनस बाहर निकाल दिए तो हमको कुछ इस तरह का अरेंजमेंट मिलेगा, इधर भी पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव, राइट। और जो D पार्ट है
उसमें चारों कार्बन पे फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है along with Cl. सो -2Cl माइनस अगर कर देंगे तो ऐसे मिल जाएगा। राइट अब मुझे ये देखना है कि किस में Cl माइनस सबसे ईजिली निकल पाएगा। ओके तो ध्यान दो कि ये जो स्ट्रक्चर है ये कैसा है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये कार्बन sp3 है, दैट मीन्स ये कैसा हो गया, नॉन एरोमेटिक। ओके यहाँ पे सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गए, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है और सारे कार्बन sp2 हैं, दैट मीन्स ये कैसा हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। राइट सेकेंड वाला देखो, ये जो कार्बन है ये कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। स्ट्रक्चर कैसा हो गया, नॉन एरोमेटिक। राइट यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक। राइट यहाँ पे आ जाओ, ये कार्बन और ये कार्बन sp3 है। स्ट्रक्चर में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे सारे कार्बन sp2 हो गए, ये भी sp2 हो गया, ये भी sp2 हो गया, है ना। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। कैसा बन गया, एरोमेटिक। राइट इसमें आ जाओ, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कार्बन और ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो कैसा हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। ये भी नॉन है। राइट यहाँ पे आ जाओ, ये भी sp2 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 sp2, सो ऑल कार्बन्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। राइट तो स्ट्रक्चर कैसा बन गया, एरोमेटिक। राइट इसका मतलब है अगर हम फर्स्ट को छोड़ दें तो बाकी सब में Cl माइनस बाहर निकलने के बाद स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी बढ़ रही है। इसका मतलब है बाकी के सारे Cl माइनस ईजिली लूज़ कर देंगे, और लूज़ करने के बाद जो बनेगा, ठीक है, वो NO3 के साथ कंबाइन हो जाएगा, और जो Cl माइनस है वो AgCl के साथ कंबाइन होके AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लेगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शंस हैं वो क्या हो जाएंगे, B, C एंड D। ठीक है, ये मोर देन वन करेक्ट आंसर का क्वेश्चन बन जाएगा। ओके सो नाउ वील सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स अंडरगो एलिमिनेशन ईजिली। ओके किस में एलिमिनेशन ईजिली हो पा रहा है। ठीक है, तो जब एलिमिनेशन होगा तो क्या होगा, यहाँ से Br माइनस निकलेगा, और जो बीटा पोजीशन है ना, ये फंक्शनल ग्रुप है, जिस कार्बन से लगा है वो अल्फ़ा कार्बन हो गया, और इसका एडजेसेंट कार्बन बीटा कार्बन हो गया। राइट तो बीटा कार्बन से H प्लस बाहर निकलेगा। राइट तो इसका मतलब है एलिमिनेशन में HBr बाहर निकलेगा। ओके तो हमने देखना है कि किस में ईजिली HBr बाहर निकल जाएगा। ओके तो अगर हम ये वाला स्ट्रक्चर देखें तो इसमें जब HBr बाहर निकलेगा तो हमको क्या मिलेगा, तो हमको कुछ इस तरह का अरेंजमेंट मिल जाएगा। राइट ये जो है इसमें से जब HBr बाहर निकलेगा तो
हमको कुछ इस तरह का अरेंजमेंट मिलेगा, ऐसे। ओके, इसमें से जब HBr बाहर निकलेगा, राइट, तो ये वाला भी H प्लस निकल सकता है, ये वाला भी H प्लस निकल सकता है। ओके, तो हमको ये वाला अरेंजमेंट मिल जाएगा, और इसमें से जब HBr बाहर निकलेगा तो हमको ये अरेंजमेंट मिल जाएगा, राइट। अब मैंने ये समझना है कि किस में सबसे ईज़िली HBr बाहर निकल सकता है। ओके, तो अगर हम ये वाला स्ट्रक्चर देखें तो ये हमारा नॉन एरोमेटिक है। ओके, ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, राइट। तो ये नॉन एरोमेटिक हो गया। इसमें आ जाओ, ये जो कार्बन है sp2 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 है ना, तो सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गए। टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसका मतलब कैसा स्ट्रक्चर हो गया? एरोमेटिक हो गया, है ना। दैट मीन्स नॉन एरोमेटिक इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एरोमेटिक आफ्टर रिमूवल ऑफ HBr। यहाँ पे देख लो, ये कार्बन sp3 sp3 sp3, सो अगेन नॉन एरोमेटिक। ये कार्बन sp2 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 एंड ये कार्बन sp3 हो गया, है ना। तो अगर ये कार्बन sp3 हो गया तो ये भी नॉन एरोमेटिक हो गया। ओके, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे भी सेम वही अरेंजमेंट है ना। ये जो पोजीशन है ये sp3 हो गया, तो ये हो गया अगेन नॉन एरोमेटिक। ओके, और यहाँ पे देखो, और ये जो था ये कैसा था? ये भी नॉन था, है ना। यहाँ पे सारे कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, तो अगर सारे sp3 हैं तो ये भी नॉन एरोमेटिक हो गया, राइट। और sp2 sp2 sp3 sp3, तो ये भी नॉन एरोमेटिक, राइट। तो आप देख सकते हो कि केवल फर्स्ट स्ट्रक्चर ही ऐसा है जिसमें एक लेस स्टेबल स्ट्रक्चर एक मोर स्टेबल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो रहा है आफ्टर गिविंग HBr, राइट। तो इसका मतलब है कि इसमें से HBr सबसे ईजिली बाहर निकल जाएगा, तो जो एलिमिनेशन होगा वो सबसे ईजिली A में होगा। ओके, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। सो 7th क्वेश्चन मेरा ये हो गया, फाइंड आउट मोस्ट एसिडिक अमंग द फॉलोइंग। ओके, तो एसिडिक का मतलब है जो ईजिली H प्लस आयन लूज़ कर देगा वो एसिडिक हो जाएगा, है ना। तो देख लेते हैं कौन ईजिली H प्लस आयन लूज़ कर देगा। तो इसने H प्लस आयन लूज़ किए, क्या मिल जाएगा? ओके, इसने H प्लस लूज़ किया तो क्या मिल जाएगा? इसने H प्लस आयन लूज़ किया तो हमको ये मिल जाएगा। ओके, सॉरी, और इसने H प्लस आयन लूज़ किए तो हमको ये मिल जाएगा। ओके, अब हमने देखना है कि H प्लस लूज़ करने के बाद ज़्यादा स्टेबल कौन हुआ। तो ये sp2 sp3 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 sp3, राइट, नॉन एरोमेटिक, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, एंटी एरोमेटिक। ओके, सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, सो एरोमेटिक। अगेन सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, एरोमेटिक। ओके, अब इसमें आ जाओ,
सारे sp3 हाइब्रिडाइज्ड, सो नॉन एरोमेटिक। ओके, 2 पाई 4 पाई 6 पाई इलेक्ट्रॉन, राइट। तो कैसा हो गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड एरोमेटिक 2 पाई 4 पाई 6 पाई। ये जो लोन पेयर इट विल नॉट बी द पार्ट ऑफ द एरोमेटिक। ओके, तो ये कैसा हो जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो एरोमेटिक का एरोमेटिक ही बना रहेगा। और सेम यहाँ पे भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, दिस लोन पेयर विल नॉट बी द पार्ट ऑफ दिस डीलोकलाइजेशन। ओके, सो 6 पाई है एरोमेटिक। ओके, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट हो रहा है आफ्टर लूजिंग H प्लस आयन, एंटी एरोमेटिक एरोमेटिक में कन्वर्ट हो रहा है आफ्टर लूजिंग H प्लस आयन, एरोमेटिक में कन्वर्ट हो रहा है, एरोमेटिक में कन्वर्ट हो रहा है ना। तो कौन ईजिली H प्लस लूज करेगा, ये ईजिली H प्लस लूज करेगा, इसका मतलब है मैक्सिमम एसिडिक ये हो जाएगा। ओके, कुछ और क्वेश्चंस देख लो। तो ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैव मिनिमम pKa वैल्यू। ओके, तो pKa वैल्यू को हम एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेट कर लेते हैं। कैसे रिलेट किया जाता है कि pKa is inversely proportional to acidity, राइट। तो इसका मतलब है जो ज़्यादा एसिडिक होगा उसकी pKa वैल्यू छोटी होगी। ओके, तो एसिडिक के लिए क्या कंडीशन है, जो इजीली H प्लस आयन लूज कर देता है। तो हम देख लेते हैं कौन इजीली H प्लस आयन लूज कर देगा, -H प्लस। तो हमको क्या मिल जाएगा, ओके। इसमें से अगर हम H प्लस निकाल देते हैं तो हमको क्या मिलेगा, और अगर इसमें से H प्लस निकाल देते हैं तो हमको ये मिल जाएगा, राइट। अब हमने ये चेक करना है कि कौन ईजिली H प्लस आयन लूज कर देगा, राइट। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। ये जो कार्बन है ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये कैसा स्ट्रक्चर बन गया, नॉन एरोमेटिक बन गया, राइट। यहाँ पे ये कार्बन और ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, नॉन एरोमेटिक हो गया। ओके, यहाँ पे सारे कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, सो नॉन एरोमेटिक। ओके, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ओके, तो ये एरोमेटिक हो गया। यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, लेकिन ये जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ना। ये कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसका मतलब है ये कैसा रह गया, नॉन एरोमेटिक। ओके, और यहाँ पे केवल ये कार्बन, दिस ऑल कार्बन एटम्स आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड, है ना। तो अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो ये भी नॉन एरोमेटिक हो गया, राइट। तो इसका मतलब है कि केवल इस स्ट्रक्चर में नॉन एरोमेटिक एरोमेटिक में कन्वर्ट हो रहा है ना। तो अगर नॉन एरोमेटिक एरोमेटिक में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब है कि इसमें ईजिली H प्लस आयन बाहर निकल जाएंगे, है ना। तो मैक्सिमम एसिडिक ये होगा। अगर ये मैक्सिमम एसिडिक है तो इसका मतलब है इसकी जो pKa वैल्यू है वो सबसे कम होगी, राइट। तो इसकी pKa वैल्यू सबसे कम होगी। ओके, एक और क्वेश्चन देख लो। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन।
ओके, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ओके, तो अब देखो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कैसे फाइंड करेंगे। तो हमारा रिलेशन है कि जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन that is inversely proportional to stability, right? तो हम देख लेंगे किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगा, राइट? ओके, तो अब यहाँ पे आप देखो कि ये जो कंपाउंड है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, और ये जो कार्बन है ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इसका मतलब है कि ये कंपाउंड कैसा हो गया, नॉन एरोमेटिक, राइट? अगर आप ये कंपाउंड देखो तो इस कंपाउंड में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, तो ये कैसा हो गया, एरोमेटिक, राइट? और अगर हम ये देखें तो ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ना, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, राइट? तो ये कैसा हो जाएगा, सॉरी ये 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना? तो अगर 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये कैसा हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। ओके, तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या हो गया, ये मैक्सिमम स्टेबल, ओके, उससे कम स्टेबल ये, और सबसे कम स्टेबल ये, राइट? तो इसका मतलब है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या हो जाएगा, जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम, है ना? तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी है, बी की है, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज़्यादा सी का, फिर ए का, और फिर बी का, राइट? तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। हमने काफ़ी क्वेश्चंस इसके ऊपर कर लिए। Still, if you have any clarifications, any doubts, you can ask me in the comment section and I would reply to it. Thank you very much. Do not forget to like, share and subscribe my channel. Press the bell icon to get the latest updates on upcoming videos.